Friends, I welcome you all to this video of systems of particles and rotational motion। तो ये सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था, तो आज थोड़ा बता देता हूँ एक्चुअली सेंटर ऑफ मास हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ मास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि एक्चुअली टोटल बॉडी का जो मास है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है या फिर कुछ भी है, उसका मास किधर है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम ये जानते हैं, इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि अगर हम फोर्स लगाते हैं ना कोई भी, तो वेदर ये बॉडी हमारा इस तरह से गिरेगा या ये आगे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पोजीशन कहाँ पे है। जैसे एक ट्री है, मान लेते हैं ऐसा एक ट्री है, ठीक है। अब क्या है, इस ट्री को अगर हम काटेंगे तो ये ट्री इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, उसको जानने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के बारे में मतलब हमारा जानना ज़रूरी होता है, उसका पोजीशन। जैसे इसका आपको क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ कहीं होगा। तो अगर हम ट्री को काटते हैं, वो इधर तो नहीं गिरेगा, ड्यू टू सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे लगेगी, जिसके कारण ट्री इस तरफ गिरेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, इसके लिए सेंटर ऑफ मास को जानना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज़ है वो मिलेगा, उसको हम डिनोट करते हैं आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये कुछ नहीं है, दिस इज़ द रोटेशनल एनालॉग, ठीक है। ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास है, ठीक है। मास में मतलब रोटेशन में जो रोटेशनल मोशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें मास का एनालॉग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, कैसे निकालते हैं, कि किस किस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, सब मैं बताऊँगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे एनालॉग वो है मास का इन रोटेशनल मोशन, वैसे ही हमारे बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे अल्फ़ा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मतलब यूज़ क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये पुली सिस्टम आपने देखा, पुली में हमने पुली को मासलेस रखा था उस समय। अभी अगर पुली में मास आ जाए ना, तो आप किस तरह से उसको इक्वेशन में लिखोगे। देखो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, ये जो है ये बॉडी जो नीचे जा रहा है उसको हम एम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें भी एम ए से हम डिनोट करेंगे, ऊपर नीचे जो भी हो। इसको हम कैसे लिखेंगे, जब इसमें मास आ जाए तो उसमें एम ए नहीं लिखेंगे, उस समय हम आई अल्फ़ा लिखेंगे, ओके, आई अल्फ़ा, ठीक है। तो मास को रिप्लेस किया आई ने, ए को रिप्लेस किया अल्फ़ा ने। अब अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन के किसका एनालॉग है, एनालॉग एक्सेलरेशन है, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी का एनालॉग क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स का टॉर्क हो जाएगा। अब देखो आर क्रॉस एफ होता है फोर्स मतलब टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एम भी आर या फिर आई ओमेगा लिख दो। अब देखो एम भी आर आई ओमेगा लिख रहे हैं ना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। तो इसको एनालॉग ऑफ वेलोसिटी कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, ओमेगा आर, ठीक है। उसी तरह से अल्फ़ा इज इक्वल टू ए आर कर दोगे, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसमें सब कुछ हर जगह देखो डिस्टेंस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो लग रहा है वो डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। आर रेडियस हो जो भी हो वो लग रहा है, ओके। पूरा सब कुछ इसके बारे में मैंने पहले सर्कुलर मोशन का जो वीडियो छोड़ा था उसमें मैंने बहुत डिटेल्स सब कुछ बता दिया है किस में क्या होता है, ओके। मेन चीज़ पे डिस्कस करते हैं जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ये एक वेज वाले मतलब सॉरी सीसॉ टाइप के प्रॉब्लम आपने देखे होंगे, ठीक है, जिसमें टॉर्क फोर्स वो सब देखना पड़ता है। अब मान लेते हैं ये चीज़ बैलेंस है, ये फलक्रम होता है, फलक्रम का एक रेजिस्टेंस ऊपर रहता है। अब ये यहाँ पे दो बैठे हैं, तो एक का वेट W1 है, मान लेते हैं फोर्स W1 के कारण फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2। ये जो वेज है हमेशा याद रखो, वेज के कारण एक रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो उस रिएक्शन फोर्स को हम R ले लेंगे। अब आपको क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस इसका D1 है, इसका डिस्टेंस D2 है। आपको क्या करना है, आपको पूछा रहता है कि D1 डिस्टेंस क्या है, D2 डिस्टेंस क्या है, तो वो सब चीज़ों को मतलब इस चीज़ में अगर कोई भी चीज़ वेरिएबल होगा तो कैसे निकालोगे। तो अब देखो ऐसे कंडीशन में क्योंकि सब कुछ बैलेंस है, ठीक है, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, बैलेंस है। तो बैलेंस क्यों है, क्योंकि हमारे सारे फोर्स जो है वो बैलेंस्ड हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखोगे F1 प्लस, अगर हम नीचे को प्लस ले रहे हैं किसी एक को प्लस, आप ऊपर को भी प्लस मान सकते हो, तो R माइनस F1 F2 इक्वल टू 0 लिखना है। लेकिन अगर आप नीचे को प्लस मान रहे हो तो नीचे को इस तरह से लिख सकते हो 0। अब ये तो हो गया, हमने क्या किया, इसको फोर्स के हिसाब से, फोर्स इक्विलिब्रियम में है उस हिसाब से कर दिया। अब टॉर्क इक्विलिब्रियम में वो हमें
एक इक्वेशन मिल सकता है उससे। तो टॉर्क क्या है, डी क्रॉस एफ, मतलब आर क्रॉस एफ होता है ना। तो देखो आप हमेशा ऐसे लोगे, आर मतलब ये डी का डायरेक्शन हुआ क्रॉस एफ, ठीक है, एफ का डायरेक्शन नीचे, तो अपना डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क इधर हुआ, इधर की ओर। तो मैंने मान लेते हैं कि मैं जो पेपर के अंदर जा रहा है, जब हमारे जैसे D2 क्रॉस F2, इसमें फोर्स अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करेंगे ना, D2 क्रॉस F2 ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। तो इस मैंने अंदर की ओर को पॉजिटिव लिया है, तो मैं टॉर्क 1 टाउ 2 मतलब जहाँ पे D2 क्रॉस यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है, तो टाउ 2 को प्लस लिया, माइनस आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसको पॉजिटिव मान रहे हो किसको नेगेटिव मान रहे हो, आपको स्टेप्स एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, आपको रिजल्ट एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये माइनस टाउ 2 हुआ। अब फोर्स इसके कारण क्या है, ये तो सेंटर पे लग रहा है, इसी के अक्रॉस हम फोर्स देख रहे हैं, तो इसको हमें अपने क्या करना है, आर इंटू अगर डिस्टेंस होगा तो वो 0 होगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इक्वल टू 0, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। तो D1 तो D2 F2 माइनस F1 D1 इक्वल टू 0। तो इससे एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो इन दोनों से हम कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, D2/D1 इज इक्वल टू F1/F2, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन दो इक्वेशन को यूज़ करके आप ऐसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आपको बस याद रखना है वेज के मतलब ये फलक्रम के कारण एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो है हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा था उसके बारे में बताऊंगा ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखेंगे, इनर्शिया, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो कोई चीज़ रोटेट करेगा या नहीं करेगा, अगर रोटेट करेगा या नहीं करेगा वो सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहा है। अगर करेगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम मास की जगह पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करके, मतलब वहाँ पे हम सारे एनालॉग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम लीनियर मूवमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर सब कुछ कर रहे थे ना, लीनियर में लॉज ऑफ मोशन सब कुछ लगा रहे थे, IM जो भी करते लीनियरली। अब उस चीज़ को अगर रोटेशन में लाओगे तो आपको जहाँ पे M लिख रहे थे वहाँ I लिखना है, जहाँ पे A लिख रहे थे वहाँ अल्फ़ा लिखना है, ठीक है। यही चीज़ है, ये बस एनालॉग है। आपका कॉन्सेप्ट सब लॉज ऑफ मोशन का लगेगा, लेकिन सिर्फ एनालॉग आपको चेंज करना है। ऐसे मास की जगह पे I लगाना है, A की जगह पे अल्फ़ा लगाना है, ओके। तो अब देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, M1 M2, तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं यहाँ से निकालना है, सेंटर से। यहाँ पे M1 ये सब ले लेते हैं, तो M2 यहाँ M2 ले लेंगे, यहाँ M3 ले लेंगे, यहाँ Mn ले लेंगे। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते वहाँ पे क्या करते हैं, XM पे टोटल मास कर देते, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है आपको, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो आपको इसका मास किसके अक्रॉस निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इनटू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस जितना मास है इनटू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते जाना है n तक, ओके। अब मान लेते हैं दो रॉड है, एक रॉड है मासलेस रॉड है, दोनों के एंड में दो मास लगे हुए हैं, m मास यहाँ m मास यहाँ। हमको इसका लेंथ l है, हमको पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे कितना होगा। कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, m इंटू L/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया भाई रॉड का मास जो दिया हुआ है, ठीक है। आपको रॉड का मास मासलेस है, तो अगर रॉड का मास है तो कैसे निकालोगे। एक्चुअली आपको प्रोसेस जानना नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोसेस खाली बता दे रहा हूँ कि रिजिड बॉडी में आप कैसे आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है। एक का बता देते हैं, बाकी आपको जानना नहीं है कैसे निकालना है, आपको याद रख लेना अभी के लिए, ठीक है, किस चीज़ का कितना होता है। लेकिन बस मैं रॉड का बता देता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं एक रॉड है, ठीक है, तो ये रॉड का लेंथ है L, ओके। तो इसके सेंटर पे हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, सेंटर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक मास dm है, ठीक है, dm मास है dx डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसकी लेंथ dx है इस छोटे से चीज़ की, और मास dm है। कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है जानने के लिए अभी, ठीक है। तो कैसे, मैंने क्या कहा था, आपको कोई भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो क्या करना है आपको, dm इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या करना है आपको पूरे का मास निकालना, तो यहाँ पे m/l इंटू डी एक्स स्क्वायर,
अब आपको पूरे का निकालना है, मतलब हम पूरे रॉड का निकालना चाहते हैं, तो पूरे रॉड का नहीं, हम पहले इसका निकालेंगे, हाफ यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे। ओके, तो करते हैं, तो L/2 कर लेंगे। तो x का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इंटीग्रेट करोगे तो ये m/l को बाहर लेते हैं, x क्या हो जाएगा x³/3। इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 24 नीचे आ जाएगा, और यहाँ ml²। ठीक है, हमने आधे का निकाला ml²/24। तो जब पूरे का निकालेंगे तो क्या करेंगे, होल में इंटू 2 कर देंगे, होल में इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये ml²/12 रॉड का। ऐसे ही आप सर्कुलर डिस्क का रिंग का निकाल सकते हो। इसको क्या करना है, dm मास ले लेना है। अब आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस को निकाल के इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, डिस्क का भी वही करना है, बस आपको मास निकालना चाहिए पर यूनिट, मतलब लेंथ क्या है, पर यूनिट एरिया मास क्या है। ठीक है, आपको वो निकालना चाहिए। तो अभी वो नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए मैं बता दूंगा। चीज़ याद रखना है, जैसे पूरा याद रख लो कि रिंग का क्या होता है, अभी से लेकर एग्जाम तक याद रख लो। जैसे यूनिफॉर्म रिंग है, रिंग, ठीक है, रिंग के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो रिंग के लिए आपको बस याद रखना है, मैं पूरा बताऊंगा कि सेंटर से अगर पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, मैं सबका यही बताऊंगा। ठीक है, रिंग के लिए mr² है, अगर सेंटर से पास कर रहा है, मतलब पूरा सेंटर से। इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, रुको, कि 2 थ्योरम होते हैं। ठीक है, थ्योरम्स होती हैं। तो पहला थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे मान लेते हैं कि जैसे रिंग का मैंने बताया कि अगर इस तरह से सेंटर से पास कर रहा है उसका, मतलब ये रिंग है और इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो उसका क्या होता है, mr² होता है। ठीक है, ये मैंने बताया रिंग का होता है। अभी पूछते का डायमेट्रिकली, मतलब इस तरह से, तो ये x एक्सिस हो गया और ये एक होता है y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस है और ये z एक्सिस है मान लेते हैं। तो डायमेट्रिकली आपको पूछ रहा है तो कैसे करोगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, देखो I/z = Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x में जो होगा प्लस Im। ओके, बस ये चीज़ है, ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और कुछ नहीं जानना है, डेफिनेशन आपको नहीं जानना है। दूसरा थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे ये इस तरह से होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, तो उसका mr² है। अब मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पूछ दिया इस डिस्टेंस में कितना होगा, ये डिस्टेंस x है और दैट इज़ परपेंडिकुलर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ओके, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में आया, मान लेते हैं इस यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में जो है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, Ix, तो प्लस पूरे का मास मान लेते हैं m है, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, m है, तो उसका डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, दैट इज़ x, तो x² करना है, बस ये है और कुछ नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब सीधा याद करो, मैंने क्या कहा था, रिंग का कितना है, देखो mr²। अब आपको कुछ ही पूछे, रिंग के टेंजेंशियली पूछे, टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पूछे, या फिर जस्ट पासिंग लाइक दिस इस तरह से पूछे, या फिर इस तरह से पूछे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये क्या सेम एक्सिस में है, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब डिस्क का देख लो। ठीक है, डिस्क में क्या है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो सब नहीं देखना है हमको। ठीक है, डिस्क का होता है क्या mr²/2। ठीक है, mr²/2। अब टेंजेंशियली हो कैसे भी हो वो देख लो, आप खुद निकाल सकते हो उससे बहुत आसान से। सॉलिड स्फीयर का देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा 2/5 डायमेट्रिकली, मतलब ये स्फीयर है। अब स्फीयर का सेंटर से पास करोगे डायमेट्रिकली ही पास होगा, टेंजेंशियली एक हो सकता है केस और एक डायमेट्रिकली हो सकता है। डायमेट्रिकली 2/5 mr² होता है। उसके बाद हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर, बस आपको मैं जो दे रहा हूँ ना ये चीज़, ये फार्मूला ये याद रखो एग्जाम तक, 2/3 mr²। ठीक है, निकाला सब जा सकता है बट अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास। ओके, उसके बाद आता है सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर का हम ऐसे केस में एक लेंगे, देखो ऐसे पास कर रहा होगा एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। अगर ऐसे पास कर रहा होगा, कैसे, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे कर दिया, ऐसे पास कर रहा है, यहाँ से पास कर, सेंटर से पास कर रहे मान लेते हैं। ठीक है, एक्सिस,
इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r²/4 प्लस L²/12। ओके, बाकी यहाँ से पास कर रहे हैं, मैंने कहा उसमें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। अगर उसने एक्सिस को इस तरह से कर दिया तो क्या यूज़ करोगे? पहले पैरेलल एक्सिस करोगे, फिर अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। उसके बाद आता है हॉलो सिलेंडर। ओके, हमने सॉलिड किया चर्चा, तो हॉलो सिलेंडर को कैसे छोड़ सकते हैं? हॉलो सिलेंडर। ओके, सो हॉलो सिलेंडर में भी वही दो केसेस हम बात करेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ओके, तो ऐसे जो होता है उसका mr² होता है, और जो ऐसे होता है दैट इज़ mr²/2 प्लस L²/12। देखो L²/12 क्यों आ रहा है? क्योंकि रॉड का हमेशा L²/12 होता है, ये याद रख लो। फिर आता है एनुलर रिंग। ठीक है, तो एनुलर रिंग आप कैसे बात करोगे? देखो एनुलर रिंग होता है क्या? एनुलर रिंग, देखो रिंग क्या है, ऐसा है। अब हमने क्या किया था, हमने जो रिंग के बारे में डिस्कस किया था उसमें कुछ इस तरह से है, एक रिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब एनुलर रिंग में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जो दो रेडियस होगा ना, उनके बीच का डिस्टेंस ना इग्नोरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो एनुलर रिंग होता है, मतलब कुछ इस तरह से होगा, मतलब जो रिंग है उसका थिकनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो अपने को दो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसको R1 लिया, छोटे वाले को हमने R2 लिया है। तो उस हिसाब से करोगे तो किस तरह से फॉर्मूला होगा? m/2। देखो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, सबको एक एक करके समझाने में पूरा साल चला जाएगा, मतलब 1-2 महीना चला जाएगा कैसे निकालते हैं बताने में। ठीक है, तो उसके बाद ये एनुलर रिंग हो गया। अब देखो इसके दो कंडीशन हो, एक मैंने जो बताई ये फार्मूला, ये इस तरह से सेंटर से परपेंडिकुलर टू द हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हॉलो सिलेंडर। जिस तरह से एनुलर रिंग है, अब इसको इस तरह से जोड़ते चले जाओगे नीचे। ठीक है, तो ये क्या हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, बट हॉलो सिलेंडर हैविंग सम थिकनेस। ठीक है, वैसा चीज़ बनेगा। तो इसमें भी मतलब रेडियस डिस्टिंग्विशेबल होगा दोनों का। ओके, तो हम देते हैं फिर भी हॉलो सिलेंडर। ओके, हॉलो सिलेंडर तो कुछ इस तरह से होगा। तो वही डिस्टेंस, एक अपना बड़ा वाला हमेशा R1 है, छोटा वाला R2 है। ओके, तो इसमें क्या करना है, mr1² प्लस R2²/2, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस। अब जैसे मैंने बताया था सिलेंडर में दो केस में बता रहा हूँ, एक तो ये वाला केस था और एक केस इस तरह से है। तो इस केस में क्या करना है, देखो ml/12 हमेशा याद रखना है, आपको रखना है L²/12 प्लस इसको कॉमन ले लो R1² प्लस R2²/4। ठीक है, ये चीज़ है, ये फार्मूला है इसके लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है हॉलो स्फीयर। जिस तरह से मैंने कहा डिस्टेंस अपना क्या है, हॉलो स्फीयर डाल देंगे, रेडियस डिस्टिंग्विशेबल हो जाए इन केसेस में। ठीक है, जब आपको दो रेडियस अलग अलग दिए होंगे तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, नहीं तो हॉलो स्फीयर का मैंने फार्मूला ऑलरेडी बता दिया था। तो ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 r का पावर 5 माइनस स्मॉल r का पावर 5 बाई कैपिटल R पावर 3 माइनस स्मॉल r पावर क्यूब। ओके, 2/5 m r पावर 5 माइनस r पावर 5 r3 माइनस r3। ओके, r³ माइनस r³। ओके, अब थिन रॉड का तो मैंने बता दिया था। थिन रॉड का क्या था भाई, ma² मतलब ml²। आप l लेते हैं तो ml²/12। उसके बाद अब एक रेक्टेंगुलर प्लेट, तो रेक्टेंगुलर प्लेट साइड क्या है, लेंथ l है, और लेंथ इसका क्या है l, और लेंथ नहीं a भी हम मान लेते हैं साइड, बाकी सब आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, a भी है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा ma² प्लस b²/12। अगर आपको पूछा होगा b के अक्रॉस, मतलब इस तरह से दे दिया होगा, ठीक है, मतलब इसमें घूम रहे, अब मैंने तो परपेंडिकुलर तो प्लेन बताया ये वाला, अब मान लेते हैं कि b के क्रॉस में इस तरह है, ये इस तरह है। ठीक है, तो b के क्रॉस में घूम रहा है, तो वैसे कंडीशन में खाली mb²/12 लिखना है। अगर
आपको बताया कि ए के क्रॉस में घूम रहा है, मतलब एक्सिस ए से पास कर रहा है, तो ma²/12 कर देना है आपको, ठीक है। और ये अलॉन्ग द प्लेन है, बट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। अब तो आप समझ रहे हो कि ये अगर ऐसा है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में अपना दोनों साइड सेम हो जाएगा स्क्वायर का, b² की जगह a² लिख दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो ma²/6 हो जाएगा। वैसे ही स्क्वायर का इसलिए मैं अभी डायरेक्ट इस तरह से नहीं बताऊंगा, आप खुद निकाल सकते हो, खुद भी कुछ करो। ये क्यूब है, क्यूब का देखो, क्यूब में ये हो गया अपना पूरा सेंटर से जो पास कर रहा है एक्सिस, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, तो उसका ma²/6 होता है। टेंजेंशियली पास करता है तो टेंजेंशियली पास करेगा, मतलब यहाँ से ये I1 है, ये I2 है। I1 हो गया हमारा ma²/6, I2 हो जाएगा हमारा 2ma²/3, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, तो आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों बताया, ओके। एक सिंपल से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो एक बार आ भी चुका है आपके एग्ज़ाम में, ओके। ये एक डिस्क है, डिस्क थोड़ा सर्कुलर नहीं बना है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट मैनेज कर लो, ओके। थोड़ा एक ट्राई करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एक डिस्क है। अब इस डिस्क में से, इस डिस्क का रेडियस जो है r है, और इस डिस्क में से हमने r/2, ठीक है, r/2 रेडियस वाली एक छोटी सी डिस्क को, जो कि जिसका सरकमफेरेंस टच करता होगा इसके सरकमफेरेंस को प्लस इसके क्या सेंटर को, हमने उस डिस्क को काट दिया, इससे निकाल दिया। तो अब पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का टोटल डिस्क का मास m था, ठीक है। तो पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होगा, आपको ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आया भी है आपके प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। क्या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अपना, पहले डिस्क का mr², ओके, तो mr²। अब देखो मतलब हमारा क्या है, हमारा जो डिस्क है ये रिमेनिंग डिस्क है, तो हमको आई रिमेनिंग निकालना है, ठीक है, आई रिमेनिंग निकालना है पूरे मेन का, ठीक है। इनिशियल आई इनिशियल है mr², और ये कटआउट पार्ट है, कटआउट पार्ट का IC है, ठीक है। अपने को रिमेनिंग निकालना है। अब देखो रिमेनिंग जो था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कटआउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करोगे तो आई इनिशियल अपना आ जाएगा। इसीलिए रिमेनिंग में हम क्या करेंगे, आई इनिशियल का सेंटर ऑफ मास, अपने को रिमेनिंग जो सेंटर ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो अलॉन्ग दिस एक्सिस पूछा है हमेशा, ठीक है। सेंटर ऑफ दिस एक्स मतलब अलॉन्ग दिस एक्सिस, जो कि पास करता है परपेंडिकुलर टू द होल प्लेन। तो इसमें से क्या करना है, इनिशियल माइनस आई कट कर देना अपने को, ठीक है। इनिशियल क्या था mr² माइनस आई कट पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, ओके। इसी चीज़ को थोड़ा आराम से लिखना है आपको क्या करना है, इसका पहले मास mr² करना है, अपने को mr² करना है, जो इसका मास पहले आपको देखना है पहले, ठीक है। इस चीज़ का मास कितना होगा आप खुद सोचो, देखो जो कट किया हमने उसका मास कितना हो सकता है, तो वो कैसे निकालोगे, देखो मास पर यूनिट एरिया करेंगे हम, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा m/πr², ओके, मास पर यूनिट एरिया। अब इस चीज़ का मास कितना होगा इनटू पाई, r/2 रेडियस है, r²/4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो m/4 आ गया अपना मास ऑफ दिस प्लेट ओनली कट पार्ट, तो m/4 इंटू इसका क्या होता है mr²/2 ना, हमारा क्या डिस्क का जो काटा पार्ट हमने डिस्क का क्या होता है mr²/2, तो mr²/2 r² यहाँ 4/2, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं इसी को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, इससे हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अक्रॉस मिला है, हमने जो डिस्क का निकाला जो कटआउट पार्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस है, ठीक है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसमें ऐड करना पड़ेगा ये चीज़, तो इसमें कौन सा थ्योरम हम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। तो पैरेलल, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके लिए हमको तो मास पता है, तो यहाँ पे और एक चीज़ प्लस करेंगे हम, m/4 प्लस m/4 इंटू r², पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या x² था, तो इंटू r²/4, बस। अब पूरे को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका mr², सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था, डिस्क है तो mr²/2, ओके। तो
mr²/32 प्लस mr²/16। अब इसको आप सॉल्व वॉल्व करोगे तो आराम से आपका आ जाएगा कितना, 13/32 mr²। ओके, तो इसी तरह से आपको निकालना है हर चीज़ का। जैसे अगर सॉलिड स्फीयर भी दे दिया और पूछा यहाँ से मैंने काट दिया तो कितना होगा, आपको पहले निकाल देना है पूरे का और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस एक्सिस में निकाला है, इस एक्सिस का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है वो फाइंड आउट कर लो, बस इसी प्रोसेस में कर दो। अब क्यूब का भी पूछा है तो भी आप वैसे ही कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में तो अब हमने मतलब क्यूब का कैसे है वो कैसे निकाल सकते हो वो देखो, ये इस तरह से क्यूब है तो कोई भी जगह पे दे दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब जो कटआउट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, अलोंग दैट एक्सिस हुआ। अब प्लस mx² कर दो, ठीक है, अलोंग द मेन एक्सिस, और फिर माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही क्यूब का इसे काट लो इधर से, वैसे आंसर वैसे ही हर चीज़ का, सिलेंडर का हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही आपको पहले आप जो भी निकालोगे ना, रेडियस, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट, इसमें क्या मास पर यूनिट एरिया नहीं निकाल, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो 2D हो उसमें मास पर यूनिट एरिया, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम करके आपको चीज़ें सॉल्व करना है, ठीक है। जहाँ वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम पुट करो, जहाँ एरिया चाहिए एरिया पुट करो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर लोगे। तो इसी के साथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स खत्म हो गया। अब बचा क्या है, रोटेशनल मोशन। एक्चुअली पिछले मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था, मतलब आप वीडियो अभी इतने स्लोली अपलोड क्यों कर रहे, तो थिंग इज़ दैट पूरे फिज़िक्स में अगर आप यहाँ तक की फ़िज़िक्स को ना अच्छे से कर लेते हो, मतलब ये जो 5, 6, 7 चैप्टर मैंने पढ़ा है, इतना तक का फिज़िक्स आपका अगर पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी पेपर सॉल्व करो, अगर आपको सिर्फ फार्मूला पता है ना उस चैप्टर का, ठीक है, अच्छे से मतलब फार्मूला याद किया हुआ है ना, तो आप कोई भी पेपर करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका 100 जो है टोटल, मतलब कितना आपका स्कोर फिज़िक्स में 100 के नीचे नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर कर रहा हूँ, ताकि आप जो है मेरे वीडियो के जो गैप है ना उसके बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खोज के कर सकते हो। ओके, तो जितना हो सके बस इन्हीं 7 चैप्टर्स के ना, ये जो सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल तक, यहाँ तक के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें सिर्फ फार्मूला याद रखो, जो कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर होंगे वो मैं खाली बता दूंगा, बाकी कोई चैप्टर ना पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिर्फ फार्मूला आपको काम देगा और कुछ नहीं, ठीक है, समझना कुछ नहीं है। आप खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको फार्मूला याद नहीं रहता, इसीलिए आपके स्कोर 100 के नीचे जाता है। मैं कहूँगा अगर आप अच्छे से इसको पूरा करोगे ना तो आपका स्कोर 150 के नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। सो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसीलिए अभी गैप में थोड़ा बता रहा हूँ फिज़िक्स, क्योंकि ये चीज़ मेन है, ये चीज़ बेसिक्स है। पूरे आप कोई भी फिज़िक्स उठा के देख लो, उसमें अगर रोटेशनल मोशन उस चैप्टर में नहीं होगा ना, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाओ ना, उसमें चार्ज का मूवमेंट होता है, अगर आपका यही चीज़ क्लियर नहीं है, काइनेमेटिक्स क्लियर नहीं है, मूवमेंट लॉज ऑफ मोशन क्लियर नहीं है, ये सब क्लियर नहीं है, तो आप कैसे वो सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन, अभी जस्ट ये, इसके बाद रोटेशन ख़त्म, तो मैं वीडियो थोड़ा सा लेट में अपलोड करूँगा ताकि आप और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और मेन चीज़ वो है सेट, उसके बिना तो कुछ करना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो उसको ही प्रैक्टिस करो और ज़्यादा फोकस बायो पे करो, नीट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।